Hello friends, my name is Nitesh and I welcome you all in this new video of Peppy Personality. दोस्तों हमने हमारे लास्ट वीडियो में बातें की थी एलिमेंट ऑफ सक्सेस की और अब तक हमने देखे थे 4 एलिमेंट ऑफ सक्सेस। हमने देखा था एजुकेशन एंड एकेडमिक्स, हमने देखा था टेक्निकल स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, हमने देखा था सोशल स्ट्रक्चर एंड माइंडसेट और हमने देखा था नेचुरल एट्रीब्यूट्स। आज हम देखने वाले हैं हमारा अगला और आखिरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस। दोस्तों हमने हमारे लास्ट वीडियो में ये भी बातें की थी कि ये चारों एलिमेंट ऑफ सक्सेस जिन्हें हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, दे अकाउंट ओनली फॉर 40% ऑफ आवर सक्सेस एंड बाकी के 60% जो एलिमेंट ऑफ सक्सेस कवर करने वाला है उसे कवर करेंगे हम आज के वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो शायद आप इन चारों एलिमेंट ऑफ सक्सेस के बारे में नहीं जानते होंगे। मैं ये कहूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें तो आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले कि हम अपने अगले और आखिरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस के बारे में बात करें, हम शुरू करते हैं एक कहानी से। कहानी 3 दोस्तों की। एक गांव में 3 लड़के रहते थे और तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनमें 2 दोस्त बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन एक अनपढ़ था। एक बार उन्हें खबर लगती है कि पास के गांव में ही उनके राज्य का राजा भ्रमण पर है और शिविर लगाए हुए हैं। वे आपस में बातें करते हैं कि क्यों न चलकर राजा से नौकरी मांगी जाए और ऐसा सोच करके वे तीनों उस दूसरे गांव की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता था तो तीनों सावधानी से उस जंगल को पार करते हुए आपस में बात करते चले जा रहे थे। दोनों पढ़े लिखे दोस्त तीसरे अनपढ़ दोस्त से कह रहे थे कि अरे तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, फिर तुम किस लिए जा रहे हो, राजा तुम्हें क्या नौकरी देंगे। इसी प्रकार से हंसी मजाक करते हुए वे चले जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया जिसे एक तीर लगा हुआ था। शायद उस तीर से घायल होकर के ही वो शेर मरा था। अब अपने ज्ञान का बखान करने के लिए पहले दोस्त ने कहा कि मैं इसके सारे घाव को भर सकता हूँ, तो दूसरा दोस्त कहता है बस मैं तो इसे जिंदा भी कर सकता हूँ। तीसरा अनपढ़ दोस्त कहता है कि भाई ऐसा कुछ मत करना, अगर ये जिंदा हो गया तो ये हम तीनों को ही खा जाएगा। लेकिन उसके बात को नजरअंदाज करके पहला दोस्त उस शेर के घाव को भर देता है। अब बारी होती है दूसरे दोस्त की, वो भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता है। वह शेर को जिंदा करने ही वाला होता है कि तीसरा दोस्त बोलता है कि मुझे यहाँ से चले जाने दो, अगर ये शेर जिंदा होगा तो वाकई में हम सबको खा जाएगा। और ऐसा बोल करके सामने ही एक विशाल बरगद के पेड़ के ऊपर तीसरा दोस्त बैठ जाता है। इधर दूसरा दोस्त मंत्र पढ़ता है और वो शेर जिंदा हो जाता है। शेर जैसे ही जिंदा होता है दोनों पढ़े लिखे दोस्तों पर झपट पड़ता है। लेकिन तीसरा दोस्त जो बरगद के ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था, वो बरगद से लटके रस्सी नुमा जड़ को काटता है और अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए नीचे फेंकता है और उन्हें पेड़ के ऊपर खींच लेता है। लेकिन शेर बरगद के पेड़ के नीचे ही खड़ा दहाड़ता रहता है। तीसरा दोस्त ये समझता है कि हम बहुत ज्यादा देर तक इस बरगद के पेड़ पर बैठकर इस शेर से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, इसीलिए वह उस जड़ नुमा रस्सी को प्रयोग करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है, फिर दूसरे से तीसरे पेड़ पर छलांग लगाता है। यह हरकत देख करके शेर भी उसकी तरफ भागता है, लेकिन वह रुकता नहीं है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में वह जंगल के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है और वहां से उसे राजा का शिविर दिखाई देना शुरू हो जाता है। वह पेड़ के ऊपर से ही देखता है कि शिविर के अंदर एक चिता जलाने की प्रक्रिया चल रही है और वहीं पास में एक मरा हुआ घोड़ा पड़ा हुआ है। उसे यह समझते देर नहीं लगता कि जरूर इस शेर ने ही उस घोड़े को मारा होगा और जब वो भाग रहा होगा तो सैनिकों ने उस पर तीर चलाए होंगे, जिस तीर से घायल होकर के यह शेर मर गया था। अपनी जान हथेली पर लेकर वह उस पेड़ से कूदता है और शिविर की तरफ भागता है। वह आगे आगे और शेर पीछे पीछे। जैसे ही वो शिविर में प्रवेश करता है, राजा चिता को आग लगाने वाले होते हैं और वह चिल्लाकर कहता है महाराज रुक जाइए, मैं इस घोड़े को जीवित कर सकता हूँ। महाराज के साथ साथ उनके मंत्री और सैनिक भी उसकी तरफ देखते हैं और देखते हैं कि पीछे से एक शेर आ रहा है। सैनिक बाणों की वर्षा करते हैं और वह शेर मरकर ढेर हो जाता है। अब राजा उस तीसरे दोस्त के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में मेरे घोड़े को जीवित कर सकते हो। वो कहता है जी महाराज, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, लेकिन मेरे 2 शिष्य इसी शेर के डर से जंगल में बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, कृपया आप पहले उन्हें बुलवा लीजिए।
राजा के सैनिक जंगल में जाते हैं और उसके दोनों दोस्तों को, जिसे अब वो अपना शिष्य बता रहा था, वहां से लेकर के राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राजा कहता है ठीक है, अब इस घोड़े को जीवित करो। अब वह अपने दोनों दोस्तों के पास जाता है और धीरे से बोलता है कि जिस शेर को तुमने जीवित किया था उस शेर को इसी राजा ने मारा था, इसलिए वो तुम दोनों से काफी ज्यादा गुस्सा है। अब चलो इनके घोड़े को जीवित करो। और इस प्रकार उसके दोनों दोस्त उस घोड़े को जीवित करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं और तीसरा दोस्त इस प्रकार खड़ा होता है मानो वह उनका गुरु ही हो। थोड़े ही देर में वह घोड़ा जीवित हो उठता है और राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। वह उस तीसरे दोस्त को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे राजमहल में राजवैद्य के रूप में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। तीसरा दोस्त कहता है कि जी महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ में मेरे दोनों शिष्यों को भी ले चलना होगा। राजा उसके लिए मान जाते हैं और इस प्रकार जो दो पढ़े लिखे दोस्त थे वो उस तीसरे अनपढ़ दोस्त के शिष्य बनकर राजमहल में रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है। मुझे पता है कि यह कहानी काल्पनिक है, वास्तव में कोई भी मरा हुआ प्राणी जीवित नहीं हो सकता, लेकिन उस तीसरे दोस्त के अंदर जो क्वालिटी थी, आप पाओगे कि वह क्वालिटी बहुत सारे लोगों के अंदर होता है। क्या थी वह क्वालिटी, आइए हम उसे देखते हैं। दोस्तों, उस तीसरे दोस्त के अंदर कॉमन सेंस था। उसे पता था कि यह शेर अगर जिंदा हो जाएगा तो हमें खा जाएगा। उसके अंदर एम्पैथी था, क्योंकि उसने अपने दोनों दोस्तों की जान बचाई, जबकि वे दोनों दोस्त उसकी बात नहीं मान रहे थे और उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। इस कहानी में आपने देखा कि कैसे तीसरा दोस्त एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा करके जाता है और अंत में उस पेड़ से कूद करके शिविर तक भागता हुआ जाता है, जबकि शेर उसके पीछे होता। तो आप समझ सकते हो कि उस तीसरे दोस्त के अंदर करेज भी था। डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, उस तीसरे दोस्त के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी, वो थी डिसीजन मेकिंग। उसने डिसीजन लिया कि इस पेड़ के ऊपर हम ज्यादा देर तक बैठे नहीं रह सकते और फिर उसने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए जाने का डिसीजन लिया। दोस्तों, जब उस तीसरे दोस्त ने पेड़ के ऊपर से ही मरे हुए घोड़े को देखा तो समझ गया कि जरूर इसी शेर ने उसे मारा है। दोस्तों, इससे हम समझ सकते हैं कि उस तीसरे दोस्त के अंदर कमाल की लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी थी। दोस्तों, उस तीसरे दोस्त ने अपने कमाल के कम्युनिकेशन स्किल से राजा और अपने दोस्तों दोनों को ही कन्विंस कर लिया कि वो सही बोल रहा है और जैसा वह बोल रहा है वे वैसा ही करें। और दोस्तों, इस पूरी कहानी में आपने देखा कि कैसे उस तीसरे दोस्त ने लीड किया। उसके अंदर एक कमाल की लीडरशिप क्वालिटी थी। तो दोस्तों, जो क्वालिटीज हमने उस तीसरे अनपढ़ दोस्त के अंदर देखी, वही है हमारा आखिरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस, जिसे हम कह सकते हैं लाइफ स्किल्स। दोस्तों, अगर लाइफ स्किल की बात करें तो इन्हें हम मोटे तौर पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: सॉफ्ट स्किल्स, ईक्यू डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव लर्निंग। दोस्तों, जो क्वालिटीज सॉफ्ट स्किल के अंदर आती हैं वे है लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। वे है इंटेलिजेंस, इनिशिएशन, इनोवेशन। वे है लीडरशिप एंड टीम वर्क। वे है सिचुएशनल एनालिसिस, रैशनल अप्रोच एंड डिसीजन मेकिंग। वे है एडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। वे है टाइम मैनेजमेंट एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स एक्सीलेंस। वे है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। वे है इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दोस्तों, अगर बात करें सॉफ्ट स्किल्स की, तो सॉफ्ट स्किल्स एक प्रकार से हमारे सॉफ्टवेयर की तरह है। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा सॉफ्ट स्किल्स होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा सॉफ्टवेयर होगा। आपको याद दिला दूं, हमने पहले बात की थी हार्ड स्किल्स की और अब इस लाइफ स्किल में हम देख रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स। क्या है हार्ड स्किल्स और क्या है सॉफ्ट स्किल्स, एक बार इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही हार्ड स्किल्स को समझा था और हमने देखा था कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं हार्ड स्किल्स के। ये सारे हार्ड स्किल्स के एग्जीक्यूशन के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मशीन, कुछ ना कुछ हार्डवेयर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टाइपिंग करते हो तो आपको कंप्यूटर या फिर टाइपराइटर चाहिए। अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो आपको कैमरा चाहिए। अगर आप कोडिंग करते हो तो आपको कंप्यूटर चाहिए। और अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करते हो तो उसके लिए भी कोई ना कोई हार्डवेयर आपको चाहिए। इसके उलट अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो ये वो स्किल्स होती हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में क्या अंतर होता है। कुछ क्वालिटीज जो ईक्यू डेवलपमेंट के अंदर आता है वो है सेल्फ
अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ड्रीम, विजन, गोल, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड फोकस, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, पैशन, हार्ड वर्क एंड एक्सेप्शनल ड्राइव, केयर, कर्सी एंड कंपैशन, करेज एंड फाइटिंग स्पिरिट। दोस्तों अगर EQ की बात करें तो EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट। हमारी कुछ क्वालिटीज इमोशन से ड्राइव होती हैं और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे डिसीजंस हमारे इमोशन पे बेस्ड होते हैं, इसीलिए हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं कॉग्निटिव लर्निंग की। दोस्तों हमारे पास ढेर सारे नॉलेज और इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहते हैं जो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उन इंफॉर्मेशन, उस नॉलेज को रिट्रीव करते हैं और उन्हें प्रोसेस करते हैं और फिर उसे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल है, ये जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि लाइफ स्किल हमारे सक्सेसफुल होने में 60% ऑफ रोल प्ले करती है, इवन मोर देन 60% का रोल प्ले करती है। दोस्तों अगर आप देखोगे दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर लाइफ स्किल सही नहीं होगा वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और आमतौर पर आप जितने जॉब देखोगे, जितने भी करियर्स हैं, सबके अंदर सॉफ्ट स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता ही है। अगर आप एक इंजीनियर हो, अगर आप एक साइंटिस्ट हो, अगर आप एक पायलट हो, आप हार्ड स्किल्स पे काम कर रहे हो, फिर भी आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होना ही चाहिए। और दोस्तों कुछ जॉब तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे लाइफ स्किल्स पे ही बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल जॉब ऑफ ए टीचर। अगर टीचर की जॉब की बात करें, उन्हें अपने लाइफ स्किल्स के बेसिस पे ही बच्चों को पढ़ाना होता है, उन्हें इंटरैक्टिव बनाना होता है, उन्हें गाइड करना होता है और उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें एक एडवोकेट की, एक एडवोकेट का भी प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लाइफ स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो कैसे अपनी बातों को जज के सामने रखेगा, कैसे अपने क्लाइंट को पेश करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अगर हम एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस की बात करें तो अब तक हमने पांचों एलिमेंट ऑफ सक्सेस देख लिए। शुरू करते हैं एजुकेशन से, फिर टेक्निकल स्किल्स, फिर सोसाइटी के माइंडसेट, फिर नेचुरल एट्रीब्यूट्स और फिर लाइफ स्किल्स। दोस्तों कुछ लोग यहाँ ये कहेंगे कि मैंने हेल्थ को कवर नहीं किया। मैंने हेल्थ को कवर किया है। हेल्थ हमारे लाइफ स्किल्स का इंटीग्रल पार्ट है और साथ ही साथ हेल्थ सिर्फ हमारे सक्सेस के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर कोई सक्सेसफुल ना भी हो लेकिन उसे अच्छी हेल्थ चाहिए कि उसे लाइफ तो जीनी है, तो हेल्थ हमारे सक्सेस के लिए ही नहीं बल्कि एक अच्छे लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों इन सारे चीजों में एक ऐसी बात है जो मैंने नहीं कवर किया। क्या है वो है फॉर्च्यून। और मैंने उसे इसलिए कवर नहीं किया बिकॉज फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। दोस्तों जो ब्रेव होंगे वे इन पांचों एलिमेंट ऑफ सक्सेस को अपने अंदर उतारने की पूरी कोशिश करेंगे और जब वे ऐसा करेंगे तो अनडाउटेडली फॉर्च्यून भी उनका फेवर करेगा, फॉर्च्यून भी उनके साथ ही होगा। तो दोस्तों अब तक आपने हमारे पांचों एलिमेंट ऑफ सक्सेस को समझ लिया है, तो अब बारी है हमारे अगले स्टेप की। वो स्टेप है हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हम इन्हें कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इन एलिमेंट ऑफ सक्सेस को सीखने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।